हमारे पास टॉपिक क्या है, मास डिफेक्ट्स है। मास डिफेक्ट्स ये कहते हैं कि इसका मतलब है डिक्रीज्ड इन मास। मास डिफेक्ट्स मीन डिक्रीज इन मास। क्या मतलब है डिक्रीज इन मास? इसका मतलब ये कि मास ऑफ न्यूक्लियन का क्या मतलब है? मीन प्रोटॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं, या न्यूट्रॉन आपके पास है, इसको कहते हैं न्यूक्लियन। इन is different, mass of proton या न्यूट्रॉन is different, ये डिफरेंट होता है इन फ्री स्टेट एंड बाउंड स्टेट। हम डिस्कस करेंगे कि फ्री स्टेट किसको कहते हैं और बाउंड स्टेट को कहते हैं, लेकिन पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि मास डिफेक्ट्स क्या है। हम कहते हैं डिक्रीज इन मास। तो ये डिक्रीज इन मास किस तरह आता है? हम कहते हैं आपके पास सेपरेट प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, फ्री स्टेट में है, तो उसका जो मास है, दोनों का जो मास है फ्री स्टेट में, और जब आप इसको बाउंड स्टेट में लाते हो तो ये इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। मीन बाउंड स्टेट का क्या मतलब है? बाउंड स्टेट का मतलब है जब फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, जब न्यूक्लियस बनता है। सही है। तो जब भी हम बाउंड स्टेट की बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे? मीन हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। सही है। अब इसकी थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। मीन कि डिक्रीज इन मास किस तरह आता है फ्री स्टेट में और फिर बाउंड स्टेट में, इस तरह ये मास डिफरेंट होता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमने पढ़ा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास है वो हमारे पास है 1.67 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये बराबर है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे पास है ये 1.67 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसके बराबर है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्रोटॉन है और ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और ये फ्री है, ये फ्री स्टेट में है। मीन सेपरेट ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, फ्री स्टेट में है। अगर हम इसको कंबाइन कर ले, सही है, इसको हम कंबाइन कर ले, तो कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी, और इस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसको बाइंड करने के लिए, इसको इससे न्यूक्लियस बनाने के लिए, इसको क्लोज लाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सही है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। एनर्जी रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो इन दोनों को हम क्लोज लाते हैं। जब क्लोज लाते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। तो ये लेट्स सपोज न्यूक्लियस बन गया, हम इसको कहते हैं बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट का क्या मतलब है? यहाँ से प्रोटॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। सही है। बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए और इसको निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जितना बनाने के लिए चाहिए उतना इसको स्प्लिट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए चाहिए। तो ये बाउंड स्टेट जो हमारे पास है, ये इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन, क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ क्या बन गया? H2 न्यूक्लियस बन गया। H2 क्या होता है? ड्यूट्रॉन होता है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। आइसोटोप ऑफ क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के क्या है? 3 आइसोटोप्स है। तो यह हाइड्रोजन का क्या है? आइसोटोप्स है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले, हमने क्या कि हम ये पढ़ना है कि इन दोनों का जो मास है कंबाइन मास फ्री स्टेट में, और इन दोनों का जो मास है बाउंड स्टेट में, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। और ये जो इसके दोनों मास में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट्स। अब कैलकुलेट करना है, इन दोनों का मास क्या कर ले? सम कर ले। मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से 3.347 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर इन दोनों को मैं सम कर लो, ये जो ड्यूट्रॉन हमारे पास बन गया, वेयर मास ऑफ ड्यूट्रियम जो बन गया हमारे पास, इसका जो हमारे पास मास क्या होता है, ये जो बन गया हमारे पास, ये इसका मास कितना है, तो इसका जो हमारे पास मास है, मास ऑफ ड्यूट्रियम, ये हमारे पास डी, ये हमारे पास बराबर है 3.343 इंटू 10⁻⁻27 kg। मीन ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेपरेट फॉर्म में है और इन दोनों का आप मास सम कर ले तो आपके पास ये मिलता है। और जब आप इन दोनों को कंबाइन कर ले या से आप एक न्यूक्लियस बना ले, तो न्यूक्लियस जब बनता है तो इस न्यूक्लियस का जो मास हमारे पास बनता है, जिसको हम ड्यूट्रॉन कहते हैं, इसका जो मास है हमारे पास ये बनता है। इसका मतलब है ये फ्री स्टेट में है और ये बाउंड स्टेट में है जब ये न्यूक्लियस बनता है। तो डिफरेंस कितना हो गया, मास में डिफरेंस फाइंड कर ले। एक्चुअल मास, ये एक्चुअल मास है और ये क्या है, ये जो हमारे पास रिजल्ट है, हमारे पास बाउंड स्टेट का मास है। मीन मास इन फ्री स्टेट और मास इन सा बाउंड स्टेट। तो ये हमारे पास मिल गया मास इन फ्री स्टेट P प्लस m, इन दोनों का मास माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास मिल गया मास विल बी इज इक्वल टू, इसको इसकी वैल्यू पुट कर ले, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर ले और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पुट कर ले, तो ये मिल गया 10⁻⁻27 kg। इतना डिफरेंस हमें मिल गया मास में, ये डिफरेंस। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस मिल गया, ये जो डिफरेंस हमारे पास मिल गया, डिफरेंस जो हमारे पास मिल गया, डिफरेंस इन मास जो हमारे पास मिल गया, इस डिफरेंस इन मास, इसको हम कहते हैं क्या, मास डिफेक्ट्स। अब ये जो मास में डिफरेंस आ गया, अब ये मास कहाँ चला गया, मीन जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेपरेट फॉर्म है, इसका ये मास है और जब हमने कंबाइन किया तो मास थोड़ा सा कम हो गया। क्यों कम हो गया, ये मास कहाँ चला गया, इसको समझना है। सही है, तो हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है, इस तरह इस फिगर में हमने बता दिया कि न्यूक्लियन को कंबाइन करने के लिए, न्यूक्लियस को बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। तो हम उस तरह डिफाइन करते हैं कि एनर्जी रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस is called binding energy। याद लिख रहे, एनर्जी रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन के लिए, जितना फॉर्मेशन के लिए चाहिए उतना, फिर जब आप इसको सेपरेट करते हो, न्यूक्लियस को ब्रेक करते हो, तो उतना सेपरेशन के लिए भी चाहिए। तो इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका ये मतलब है हमारे पास, क्या मतलब है हमारे पास, हमने ये पढ़ा है कि फ्री स्टेट में जब न्यूक्लियन होता है, फ्री स्टेट ऑफ न्यूक्लियन जो होता है, मीन प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है, ये जब बाउंड स्टेट में जाता है, बाउंड स्टेट में, बाउंड स्टेट मीन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। किस तरह, इसमें जो एनर्जी होता है न्यूक्लियन की, ये मैक्सिमम एनर्जी होता है। लेकिन जब ये न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस में इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है। इस बॉन्ड स्टेट में इसकी एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। ये जो मिनिमम एनर्जी है इसे हम कहते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको एग्जाम्पल से समझाना है कि किस तरह मिनिमम होता है और ये मैक्सिमम है और ये हमारे पास क्या है, मिनिमम है। किस तरह देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिंस मास डिफेक्ट्स जो हमारे पास है,
ये गिवन है डेल एम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस लेट सपोज मास ऑफ न्यूक्लियस जो हमने बना दिया है। ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं डिफरेंस इन मास, या इसको कहते हैं मास डिफेक्ट्स। सही है। और ये जो मास डिफेक्ट्स है ये कहाँ अपीयर होता है, कहाँ गायब होता है। मीन पहले मास न्यूक्लियन की ज़्यादा होता है और फिर जब कंबाइन होता है तो कम होता है, तो ये मास कहाँ चला गया। तो एक्चुअली ये जो मास डिफेक्ट्स है, मास में जो डिफरेंस आता है, ये कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मीन इस इक्वेशन पे E इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, मास डिफेक्ट्स है। और ये जो मास डिफेक्ट्स आता है ये किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। क्योंकि मास डिफेक्ट्स क्या है, बहुत कम है, मिनिमम है, ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है मास डिफेक्ट्स का, इसके पास जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी है। तो ये हमारे पास क्या है, मिनिमम एनर्जी। इस मास को हमने कन्वर्ट किया टू एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये मिनिमम एनर्जी है। ये जो मिनिमम एनर्जी है ये कहाँ चला गया, ये एड अप होता है, एड अप टू फॉर्म न्यूक्लियस। मीन ये जो मास में डिफरेंस आता है, ये मास ज़्यादा है, ये मास कम है। सही है। फिर ये जो मास डिफरेंस आ गया, ये जो मास डिफरेंस आ गया, ये जो मास डिफरेंस है 4 × 10⁻27, ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में। और जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये एनर्जी जब कन्वर्ट होता है, ये मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो ये न्यूक्लियस को एड अप होता है एज ए बाइंडिंग एनर्जी। सही है। तो हमारे पास क्या है, ये जो मिनिमम एनर्जी है जो मास डिफेक्ट से इसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में इस इक्वेशन पे, और ये एड अप होता है टू फॉर्म्स न्यूक्लियस। तो इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। फिर हमारे पास क्या है, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, तो इसका ये मतलब है जितना मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा उतना बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, जितना बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो हम लिखते सो greater is the mass defects, greater is the mass defects, more energy will be add up to the formation of nucleus को ज़्यादा एनर्जी एडअप होगा, एंड हेंस large will be the stability of nucleus। तो जितना मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा उतना एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, और ये एनर्जी ज़्यादा मिलेगा ये अपीयर होगा एज ए बाइंडिंग एनर्जी, और ये न्यूक्लियस को एड अप होगा टू होल्ड द न्यूक्लियन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को होल्ड करने के लिए। तो इतना वो हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या है, इफ़ Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ये हमारे पास प्रोटॉन है, एंड A माइनस Z इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देन एक न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन है और एक न्यूक्लियस में इतने क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी किससे कैलकुलेट करना है। सो E विल बी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर। सो E विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन एक प्रोटॉन का, हमारे पास कितने प्रोटॉन है, Z प्रोटॉन है, तो Z से मल्टीप्लाई करें। तो ये
एक प्रोटॉन के लिए ये और नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हमारे पास ये हो गया, प्लस एक न्यूट्रॉन के लिए ये एक न्यूट्रॉन के लिए है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रॉन है, तो हम लिखते हैं a माइनस जेड, ये हमारे पास न्यूट्रॉन आ गए, ये हमारे पास मिल गए फ्री स्टेट में, और ये हमारे पास मिल गए न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और ये हमारे पास मिलेगा c²। ये किस में है, फ्री स्टेट में है। ये किस में है, जब न्यूक्लियस बनता है बॉन्ड स्टेट में, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। अब हमें ये तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस टू होल्ड z प्रोटॉन इन दिस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन को होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, होल्ड रखने के लिए जितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ, क्या, टोटल नंबर, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। हम एक न्यूक्लियन के लिए, एक न्यूक्लियन कितना कंट्रीब्यूशन करता है, एक न्यूक्लियन कितना कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड बाइंडिंग एनर्जी, तो इसको कैलकुलेट करना है। नाउ बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर फॉर सिंगल न्यूक्लियन, सिंगल न्यूक्लियन का क्या मतलब है, मीन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड बाइंडिंग एनर्जी। हम कहते हैं कि एक प्रोटॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, एक प्रोटॉन कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके लिए क्या कर ले, इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर ले। तो इस इक्वेशन को जब हम ए से डिवाइड करते हैं, सो ई ए ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई ए, तो इसको भी डिवाइड कर ले, तो ये मिलेगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, ये मिलेगा, और ये हमारे पास मिलेगा c² इंटू सो ए, इस सेट को डिवाइड किया, इस सेट को भी डिवाइड किया। ये बाइंडिंग मेरे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास मिल गया बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग फ्रैक्शन या पैकिंग, होल्ड करना, फ्रैक्शन, और इसको हम कहते हैं ई बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको कहते हैं एफ से रिप्रेजेंट करते फ्रैक्शन, बाइंडिंग फ्रैक्शन। ऐसा क्या मतलब है, सो बाइंडिंग फ्रैक्शन हमारे पास मिल गया, बाइंडिंग फ्रैक्शन हमारे पास मिल गया कि एफ इज इक्वल टू, मीन इसकी जगह मैंने क्या पुट किया, इसकी जगह हमारे पास, इसकी जगह क्या पुट कर ले, ई ये एफ के बराबर है, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर ले, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा एफ एल बी इज इक्वल टू, ये बराबर है ई बी इंटू ए, ये मिलेगा हमारे पास c² इंटू ए, ये मिलेगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मिलेगा। ये जो बाइंडिंग फ्रैक्शन है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियन, मीन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन टुवर्ड्स टोटल बाइंडिंग एनर्जी, मीन जो बाइंडिंग फ्रैक्शन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट
स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सी फॉर एग्जांपल हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। किस तरह एग्जांपल लेते हैं? लेट्स सपोज 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इसको होल्ड रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इफ लेट्स सपोज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is required for the फॉर्मेशन ऑफ ये न्यूक्लियस बनाने के लिए, जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो बाइंडिंग फ्रिक्शन क्या मिलेगा यहाँ से? इसके लिए बाइंडिंग फ्रिक्शन मीन एक प्रोटॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए। अब इतने बाइंडिंग एनर्जी में एक न्यूक्लियन का कितना रोल है? तो हमारे पास के बाइंडिंग फ्रिक्शन हमारे पास मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मिलेगा। तो ये मिलेगा, ये 20 हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और न्यूक्लियन हमारे पास क्या है? 4 है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ये 4 है। तो ये मिलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ये मतलब है ईच न्यूक्लियन contributed 5 electron volt towards total binding energy। टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है? इतना। मीन इस प्रोटॉन को निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। या हम कहते हैं ये जो प्रोटॉन है, इसको ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियन है, ये कंट्रीब्यूट करता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टुवर्ड दिस बाइंडिंग एनर्जी। तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है जो बाइंडिंग फ्रिक्शन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। हमारे पास क्या है? इफ़ ऐसे न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है वो मीन ए जो है 50 to 60 है। तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है ये अराउंड कितना होता है? 1 MeV। 1 न्यूक्लियन इतने कंट्रीब्यूशन करता है। और ये जो टाइप ऑफ न्यूक्लियन है ये हमारे पास मोर स्टेबल होता है। सही। अब हमारे पास इफ़ ए जो होता है ये 50 से क्या होता है? ज़्यादा हो गया। ऐसी न्यूक्लियन जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 50 से नंबर जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन जिसका मास नंबर 50 से अबव होता है। मास नंबर का क्या मतलब है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज होता है। फिर क्या होता है? देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो डिक्रीज होता है, कम पड़ जाता है। बिकॉज क्यों कम पड़ जाता है? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है तो रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होता है। और जब रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होता है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो बाइंडिंग एनर्जी या हम कहते हैं लेस स्टेबल होता है। लेकिन ए ज़्यादा होने से क्या मतलब है? मास नंबर ज़्यादा किया। मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो गया। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज हो गया तो प्रोटॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएगा। और जब रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस जो है ये लेस अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो स्टेबल नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या लास्ट कि बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है ये इंक्रीज हो जाता है व्हेन हेवी न्यूक्लियाई। जब हेवी न्यूक्लियाई क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। लाइक हेवी न्यूक्लियाई हमारे पास क्या है? लाइक U-235 और ये हमारे पास क्या है? इसका मास नंबर क्या है? 235। सही। इसमें 92 प्रोटॉन है, 92। तो हमारे पास क्या? तो इतना ही जो न्यूक्लियस होता है ये फिर क्या होता है? स्प्लिट होता है। स्प्लिट into लाइट न्यूक्लियर। मीन
जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है ये इंक्रीज होता है अगर एक हेवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में। किस तरह देख ले, यूरेनियम हमारे पास है 235 92, इसमें हर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कितना हमारे पास है 7.5 MeV इलेक्ट्रॉन। मीन इसमें जो हर प्रोटॉन है और हर या न्यूट्रॉन है ये कंट्रीब्यूट करता है 7.5 MeV टुवर्ड द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन जब ये न्यूट्रॉन ये यूरेनियम ब्रेक होता है, लेट्स सपोज ये दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया, किस किस में, क्रिप्टॉन आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया PBA आ गया हमारे पास, इसमें ब्रेक हो गया। तो इस क्रिप्टॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो हमारे पास है 8.8 MeV है, और इसके लिए जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन है वो हमारे पास 8.8 MeV है। ठीक है, पहले इतना न्यूक्लियस था यूरेनियम, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतना है, और अब हमारे पास 8.8 है। मीन ये ज़्यादा, इसमें एक प्रोटॉन इतना बाइंडिंग एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें एक प्रोटॉन इतना एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, और यहाँ पे 7.5 कंट्रीब्यूट करता है। तो हम कहते हैं ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। ये तो ये हमारे पास क्या है, मास डिफेक्ट्स, और ये